कई शोज होते हैं डायरेक्टली पॉलिटिकल और कई शोज होते हैं जो पॉलिटिक्स को डायरेक्टली ना दिखा के एलिगोरीज के जरिए अपने सबटेक्स्ट को बयां कर जाते हैं। नेटफ्लिक्स का द एटरनॉट एक ऐसा ही शो है जो साईफाई प्लॉट के आड़ में हमारे समाज के इश्यूज को हाईलाइट कर जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस एजेंडा इन सीरीज में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। एटरनॉट सीजन 1 का एपिसोड 1 शुरू होता है 3 लड़कियों के साथ जो एक सेल बोट पे पार्टी करते हुए ऑरोरा जैसी लाइट्स देखती है और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाए उनमें से 2 लड़कियों की मौत हो जाती है। इधर शहर में हुआन, टानो, रूसो, लूकस ये 4 दोस्त एक साथ मिलते हैं ताश खेलते हुए एक रंगीन शाम बिताने के लिए। रूसो अपने रिलेटिव उमार को भी वहां लिए आता है जो टानो को पसंद नहीं आता। टानो की वाइफ एना भी वहां होती है और उनका स्वागत करती है। दूसरी तरफ उमार घर का सेल्फ टूर करता है और एक मास्क देख लेता है। हुआन उसे कहता है कि टानो अपना सामान किसी को भी छूने नहीं देता। जब सब नशे की हालत में गेम एंजॉय कर रहे होते हैं उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो समझते हैं कि गर्मियों के मौसम में अर्जेंटीना में स्नोफॉल शुरू हो गई है। लेकिन आवाज और तेज होते ही एना टानो को बुलाती है। जब सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो विंसेंटे जमीन पे पड़ा होता है। टानो गेट खोलने जा रहा होता है तभी लूकस हवा में कुछ अजीब सा देखता है। एना टानो को बाहर जाने से रोक देती है। टानो एक्शन मोड में चला जाता है और एना को कहता है कि वो सारी खिड़कियां जल्दी से बंद करे। सब मिलकर रूसो को शांत करने की कोशिश करते क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए परेशान हो रहा था। लेकिन रूसो चुपके से बाहर निकल जाता है और कुछ कदम चलते ही वो अपना दम तोड़ देता है। टानो उमार को रूसो की मौत का जिम्मेदार मानता है। रूसो की मौत के बाद सब लोग गिल्ट में आ जाते हैं। इधर हुआन अपनी एक्स वाइफ एलेना और बेटी क्लारा के बारे में सोचने लगता है। तभी गराज के एक पुराने दरवाजे पे नॉक की आवाज आती है। एक लड़की वहां से मदद मांग रही होती है। वो लड़की वही डिलीवरी गर्ल होती है जिसने उन्हें विस्की लाके दी थी। वो अपना बाइक ठीक कर रही थी जब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। वो लोग उसे अंदर ले लेते हैं लेकिन हुआन गराज ऑफिस का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि कार कीज मिल जाए, लेकिन कोई भी नई कार स्टार्ट नहीं होती। गराज में टानो नोटिस करता है कि बर्फ जमीन पे गिरते ही उसका रंग बदल जाता है। अंदर लूकस और एना डिलीवरी गर्ल इंगा से सवाल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अपने भाई की हेल्प कर रही थी डिलीवरी करने में। इसी वक्त बाहर वाले आके भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और सब मिलके प्लान बनाने लगते हैं। हुआन बाहर जाके अपनी बेटी और वाइफ को ढूंढना चाहता है। तभी वो देखते हैं कि उनका एक पड़ोसी अभी भी जिंदा है। वो उसे सिग्नल करते हैं कि वो खिड़की ना खोले, लेकिन वो खोल देता है और उसकी वाइफ की इंस्टेंट मौत हो जाती है। ये देख के हुआन और डिटरमाइंड हो जाता है कि उसे अपनी फैमिली को बचाना है। हुआन ने डिसाइड किया कि वो वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव गियर पहन के बाहर जाएगा ताकि अपनी बेटी क्लारा को ढूंढ सके। टानो ने फिर हुआन के लिए एक स्पेशल सूट बनाया और उसे अपना मास्क भी दिया। टानो सजेस्ट करता है कि हुआन एक गन भी ले ले अपने साथ, लेकिन जाने से पहले उमार गन ले लेता है और मास्क मांगता है क्योंकि आइडिया उसका था। टानो उसे अनकॉक्ड गन वापस ले लेता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सूट पहनने के बाद हुआन निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं। हुआन का मानना था कि अगर वो अपनी एक्स पार्टनर एलेना को ढूंढ लेगा तो क्लारा भी उसके साथ ही मिल जाएगी, लेकिन हुआन गलत था क्योंकि एलेना को भी क्लारा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हुआन जब एलेना के घर जा रहा था तब उसने देखा कि कुछ लोग एक ट्रेन में फंसे हुए थे और रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस हालत में भी सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। हुआन को एलेना तो मिल गई लेकिन उसके बिल्डिंग के लोग उसका मास्क और प्रोटेक्टिव गियर छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वजह से उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। शायद हुआन मर ही जाता अगर उस वक्त एलेना को टानो और दूसरे लोग ना मिलते जो उस एरिया में सप्लाईज ढूंढने घूम रहे थे एक पुरानी गाड़ी में जो अभी भी चल रही थी। होश में आते ही हुआन ने साफ साफ कह दिया था कि वो रुकने वाला नहीं है। उसे अपने बेटी की फिक्र सताई जा रही थी। टानो पहले रिस्क नहीं लेना चाहता था लेकिन वो अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, तो वो भी उसके साथ निकला। क्लारा को ढूंढने के मिशन में टानो और हुआन ने कुछ ऐसी चीजें देखी जो काफी डिस्टर्बिंग थी। पहले उनका सामना आर्मी के लोगों से हुआ जो कैंपो डे मायो में थे, लेकिन जैसे जैसे टानो और हुआन और आगे बढ़े उन्होंने देखा कि शहर में मिनीवैन जितने बड़े कीड़े घूम रहे थे
और लोगों को मार रहे थे। वो कीड़े जेनेटिकली मॉडिफाइड लग रहे थे और उनका चेहरा ही इतना डरावना था कि हुआन और टैनो का हाल उन्हें देखते ही खराब हो गया। एक चर्च में कुछ बॉय स्काउट्स और सर्वाइवर्स छुपे हुए थे जिन्होंने हुआन और टैनो की जान बचाई। उमार भी भाग आके वहीं पे छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद कीड़ों से बचते बचाते टैनो और हुआन वापस घर लौट आए और सबको बताया कि उन्होंने क्या देखा। उनके पास उन कीड़ों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके मूवमेंट्स किसी हाइव माइंड से कंट्रोल हो रहे थे। उनका ओरिजिन शायद उस रोशनी से जुड़ा हुआ था जो आसमान में दिखाई दे रही थी। आमतौर पे सबको लग रहा था कि एलियन इन्वेजन हो गया है और ये कीड़े किसी यूएफओ से आए हैं जो धरती पे लैंड हुआ था। क्लैरा किसी तरह से टैनो के घर खुद ही लौट आई और हुआन समझ नहीं पाया कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। उसने खुद देखा था कि बाहर क्या हाल था और जिंदा रहना कितना मुश्किल काम था। हुआन ने शायद डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में डाउट था कि क्लैरा कुछ छुपा रही थी, लेकिन उसके पास कोई क्लू नहीं था कि वो क्या हो सकता है। जब क्लैरा टैनो के घर आई थी तो उसने वही मास्क पहना हुआ था जो टैनो ने अपनी बोट पे छोड़ दिया था। जब क्लैरा से पूछा गया कि क्या वो टैनो के बोट पे थी तो उसने सीधा सीधा इनकार कर दिया। लेकिन हमने द इटरनॉट के स्टार्टिंग सीन में क्लियरली देखा था कि वो अपनी दो दोस्तों के साथ उसी बोट पे थी। ये काफी क्लियर था कि एलियन इन्वेजन ने उस पे कुछ असर किया था। क्लैरा आने के बाद से काफी अजीब सा बिहेव कर रही थी, उसे काफी तेज सरदर्द हो रहे थे और कभी कभी वो बिल्कुल जोन आउट हो जा रही थी, जिसमें उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। टैनो, उसकी वाइफ, लूकस, सेलेना और हुआन ने मिलकर डिसाइड किया कि वो सब टैनो के आइलैंड वाले कॉटेज में छिपने जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि समंदर का पानी किनारे से काफी दूर चला गया था और टैनो को पता था कि ऐसा सिर्फ सुनामी आने से पहले ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उनकी बोट अब पानी में नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने कोई और सेफ जगह ढूंढनी शुरू की। किस्मत से टैनो और लूकस को एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल मिल गया जहां ऑलरेडी कई लोग रह रहे थे। वो मॉल एक बेस बन गया था जहां से रेजिस्टेंस फोर्स ऑपरेट कर रही थी। वहां पे काफी खाना और जरूरी सामान था जिससे लोग कुछ हफ्तों तक सरवाइव कर सकते थे। उस एटमॉस्फेयर को देख के लग रहा था जैसे अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने के पॉलिटिकल डिसिडेंट्स एक साथ मिल गए हो और वो किसी ऑटोक्रेटिक सिस्टम या तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हो। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि ना एक रात लूकस अचानक गायब हो गया और अगले दिन 3 अननोन लोग मॉल में घुस के बिना किसी वजह के इनोसेंट लोगों पे गोली चलाने लगे। हुआन और टैनो कुछ समझ नहीं पाए कि ये लोग कौन थे और इन्हें मॉल का लोकेशन कैसे पता चला। उन्होंने उनमें से 2 को मार गिराया। थोड़ी देर बाद लूकस वापस मॉल आया, लेकिन इस बार वो कैंपो डे मार के रेजिस्टेंस फोर्स के साथ था। उस मोमेंट में सबको एक बात तो समझ आ गई, लूकस अपनी लास्ट नाइट की कहानी के बारे में झूठ बोल रहा था और क्लैरा की तरह उसको भी कुछ याद नहीं था कि उस रात क्या हुआ था। ये कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं था कि जैसे ही एलियंस ने कुछ लोगों को कैप्चर किया वैसे ही बर्फ का गिरना रुक गया। बेसिकली स्नोफॉल एलियंस के कंट्रोल में था और जब उन्होंने अपने नए माइंड कंट्रोल स्लेव्स को पकड़ लिया तो वो नहीं चाहते थे कि वो टॉक्सिक स्नो से मर जाए। उनका प्लान था कि उन कैदी इंसानों से रेजिस्टेंस कैंप के अंदर तक का इंफॉर्मेशन निकाली जाए ताकि उन्हें भी कैप्चर किया जा सके। द इटरनॉट सीजन 1 के सेकेंड हाफ में हमने देखा कि कुछ लोग थे जो कीड़ों के साथ काम कर रहे थे और वो उन कीड़ों के पास से बेखौफ गुजरते थे। इसका मतलब था कि कीड़ों के साथ मिलके ये लोग काम कर रहे थे। वो लोग शायद लूकस और क्लैरा की तरह ब्रेन वॉश्ड हो गए थे और अब वो किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। ये लोग रिमोट कंट्रोल रोबोट्स जैसे बन गए थे जो तबाही मचा रहे थे और कियोस फैला रहे थे क्योंकि अब वो रैशनली सोचने के काबिल नहीं रहे थे। द इटरनॉट के एंडिंग में हुआन और दूसरे लोग कैंपो डे मारे गए जहां रेजिस्टेंट फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स था। वहां कई तरह की कोशिश की गई थी ताकि लोगों की आम जिंदगी वापस लाई जा सके, लेकिन ये काम आसान नहीं था। मिलिट्री को पता ही नहीं था कि इतने सारे लोग दुश्मन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। हुआन और टैनो ने जो कुछ भी हो सकता था वो किया ताकि रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद हो सके, लेकिन आखिरकार उन्होंने समझा कि ये जंग जल्दी खत्म होने वालों में से नहीं है। उन्होंने एक रेडियो के जरिए सिग्नल भेजा कि कैंपो डे मायो में लोग रह सकते हैं, लेकिन इतने में लूकस अपने ही लोगों के अगेंस्ट चला गया और हुआन और टैनो ने रियलाइज किया कि वो और उनके जैसे लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था और उन्हें अपने फुट सोल्जर्स में बदल रहा था। शायद असली दुश्मन उनके दिमाग में एक कंट्रोलिंग डिवाइस डाल चुका था। हुआन ने समझा कि अपनी फैमिली और दूसरे इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए उसे ये पता करना होगा कि वो किससे लड़ रहा है।
उसने रिस्क समझा और वो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार था। हुआन और टैनो 6th एपिसोड में अलग हो गए जब हुआन स्टेडियम गया, जो अब दुश्मनों का बेस बन गया था और वहां से एक नीली लाइट दिख रही थी। एक सोल्जर फ्रैंको हुआन के साथ गया और जो उन्होंने देखा वो उनके दिमागी संतुलन को हिला देने के लिए काफी था। वहां एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई थी जहां ब्रेन वॉश या क्लोन या कह लो रोबोटिक इंसान और कीड़े भी शामिल थे और वो असली दुश्मन के लिए काम कर रहे थे। उस असली दुश्मन का एक बड़ा सा हाथ था जो किसी कंजेनिटल हैंड एबनॉर्मलिटी जैसे दिखता था और ऑर्थोपॉड के पैरों जैसा लग रहा था। उसकी बेसिकली बहुत सारी उंगलियां थी, जो दर्शाता है कि वही इस फौज को कंट्रोल कर रहा था, एक सैकड़ों उंगलियों वाले पपेट मास्टर जैसे। वो हाथ एक ब्लू ट्रांसलूसेंट डोम के अंदर था और वहां से वो सबको पाइपर जैसे म्यूजिक बजा के कंट्रोल कर रहा था। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, दुनिया पर कब्जा करना और सभी इंसानों को रोबोट्स में बदल देना जो अपने मास्टर की सेवा करेंगे। हुआन तभी समझ गया कि इस दुनिया को और अपनी फैमिली को बचाना अब कोई आसान काम नहीं होगा। सीरीज के दौरान हमने देखा कि हुआन को कुछ विजन्स आ रही थी और काफी समय तक उससे ये समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो हमेशा ये फील करता था कि फकलैंड्स या मालवियन वॉर में शामिल होने के बाद से उसे PTSD हो गया था और इसीलिए उसे ऐसे बुरे सपने आ रहे थे। लेकिन जो चीजें वो देख रहा था वो बस विजन्स नहीं थी, वो असली में पास्ट और फ्यूचर देख रहा था। और उसने ये रियलाइज तब किया जब वो उस बिल्डिंग में गया जहां हैंड कहलाए जाने वाले एलियन अपनी आर्मी जमा कर रहा था। हुआन ने उस बिल्डिंग को अपने सपने में देखा था, उसने फ्रैंको को भी अपने साथ देखा था। शायद वो हेडेक्स, वो फेजेस जब वो एकदम जोन्ड आउट हो जाता था, उसका भी कुछ मतलब था। सीरीज हमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ देती है जहां क्लारा रेजिस्टेंस आर्मी कैंप में अपनी टारगेट प्रैक्टिस कर रही थी जब कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एकदम ब्लैंक हो गई। मुझे लगता है कि जो उसने सीरीज के शुरुआत में देखा था उससे वो हैंड के इन्फ्लुएंस में आ गई थी, मतलब उसके दिमाग में कंट्रोलिंग डिवाइस डाला गया था। ये सब हमने तभी रियलाइज कर लिया था जब हुआन ने क्लारा के सर पे एक लंप देखा था। अगर हम मान ले कि हुआन फ्यूचर देख सकता है तो वो अपनी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और उन्हें एलियन मिलिट्री डिक्टेटरशिप के एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। वो जो विजन्स हुआन को मिलती थी वो इतनी असली थी कि ऐसा लगता था जैसे वो फिजिकली किसी पैरेलल टाइमलाइन में वहां ट्रैवल कर रहा हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, हुआन के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स थी, क्योंकि जो कुछ भी उसने अपने विजन्स में देखा था वो सब सच हो रहा था और उसका कुछ ना कुछ मतलब था। तो अगर सीजन 2 आता है तो शायद हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस का लीडर बन जाए और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हैंड के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करे। हमने इससे पहले भी देखा है कि एक इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है और मुझे नहीं लगता कि अगर सीजन 2 आता भी है तो हम उससे आसानी से सरेंडर करते हुए देखने वाले हैं। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द इटरनॉट देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।